क्रूर हैं तो लोग सिर्फ आपको जानेंगे, लेकिन अगर आप विनम्र हैं तो लोग आपको मानेंगे। है आज जज्बा भी अलग होगा और जुनून भी अलग होगा, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए आइए शब्दों के साथ शुरू करते हैं, और शब्द अगर आपको यहीं पर पसंद आ जाए तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। झुकता था जहां सारा नाम के आगे मेरे, झुकता था जहां सारा नाम के आगे मेरे, सम्राटों का सम्राट था बतलाते हैं जी काम मेरे। नमस्कार फाइंडर्स, मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, स्वागत करता हूं आपका। आज की बात अशोका द ग्रेट पर, और हम जानेंगे कैसे क्रूरता के लिए जाने जाने वाला राजा विनम्रता का प्रतीक बन जाता है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं क्रूरता से विनम्रता तक के सफर पर। फाइंडर्स, इतिहासकार मानते हैं कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व के करीब हुआ था। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे हम आज का पटना कहते हैं। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी है। इनकी माता के बारे में एक कहानी बेहद ही प्रचलित है, जो कि हमें अशोक बदान में मिलती है। वहां पर लिखा गया है कि अशोक की मां यानी कि सुभद्रांगी एक ब्राह्मण की पुत्री थी, जो कि चंपा गांव में रहती थी। इनके बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि इनका विवाह किसी एक राजा से होगा। तो फिर क्या था, सुभद्रांगी के पिता उन्हें राजा बिंदुसार के पास ले जाते हैं और राजा बिंदुसार सुभद्रांगी से विवाह कर लेते हैं। और आगे चलकर अशोक की मां राजा बिंदुसार की सभी रानियों में से सबसे प्रमुख रानी बन जाती है। हालांकि यह कहानी हमें अशोक बदान में मिलती तो जरूर है, लेकिन अशोक बदान में अशोक की मां को किसी भी नाम से नहीं पुकारा गया है, और जो नाम हमें सुभद्रांगी मिलता है यह हमें मिलता है अशोक बदान माला से, जबकि अशोक की मां को ही महावंशा में रानी धर्मा के नाम से बुलाया गया है। कहा जाता है कि अशोक को अशोक नाम रानी धर्मा ने ही दिया था, और यह नाम इसलिए दिया था क्योंकि जब अशोक पैदा हुआ था तो रानी धर्मा के सभी दुख दूर हो गए थे। क्योंकि फाइंडर्स, अशोक शब्द का मतलब भी होता है शोक रहित, मतलब कि जिसे कोई दुख ना हो। लेकिन जहां एक तरफ रानी धर्मा बेहद ही खुश थी, वहीं दूसरी तरफ जब अशोक के पिता अशोक को देखते हैं तो उन्हें अशोक से नफरत हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अशोक दिखने में बेहद ही क्रूर होता है, उसकी स्किन बेहद ही रफ होती है, जिसके कारण अशोक के पिता उसे आगे चलकर भी देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जरा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अशोक सिर्फ दिखने में क्रूर था, परंतु उसमें युद्ध कौशल भी कूट कूट कर भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने छोटी सी उम्र में ही एक शेर का शिकार एक छोटी सी लकड़ी की मदद से कर लिया था। अशोक बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में बेहद तेज था, और साथ ही साथ नीति निपुण व्यक्तित्व भी था। फाइंडर्स, अब समय आगे बढ़ता है और हम पहुंच जाते हैं वहां जब राजा बिंदुसार महात्मा पिंगल वत्स जी से यह पूछते हैं कि हे महात्मा, मेरे सभी 101 राजकुमारों में से अगला राजा कौन बनेगा, कौन होगा मेरे इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी। तब महात्मा पिंगल वत्स महाराजा से बोलते हैं कि आप अपने सभी पुत्रों को गार्डन में बुला लें, हम वहीं पर उनकी अस्त्र शस्त्र की निपुणता चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन होगा आपके इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि अशोक गार्डन में जाने को तैयार ही नहीं होता है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे मेरे पिताजी पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं गार्डन में नहीं जाऊंगा। लेकिन अशोक की माँ उसे गार्डन में जाने के लिए कहती हैं, और तब अशोक गार्डन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर महात्मा पिंगल सभी का अस्त्र शस्त्र का कौशल देखते हैं। और सभी का अस्त्र शस्त्र का कौशल देखने के बाद महात्मा पिंगल समझ जाते हैं कि इस साम्राज्य का अगला राजा अशोक होने वाला है। लेकिन पिंगल वत्स को यह बात पता रहती है कि अशोक राजा बिंदुसार का एक बेहद ही अप्रिय पुत्र है, और वह अगर राजा बिंदुसार को यह बोल देते हैं कि अगला राजा इस साम्राज्य का अशोक होने वाला है, तो शायद राजा बिंदुसार मेरा सिर कलम करवा दें। पिंगल वत्स जी राजा को बनाने लग जाते हैं, और कहानियों में कहते हैं जिसकी सवारी सबसे भारी वही होगा इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी। राजा बोले, पिंगल वत्स जी, हे महात्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ और हिंट दीजिए। तब महात्मा कुछ और हिंट देते हैं और बोलते हैं जिसका खाना पीना और बर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे वही इस साम्राज्य का अगला राजा बनेगा। इतना कहकर पिंगल वत्स जी उस गार्डन से चले जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता है कि पिंगल वत्स जी किसकी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन अशोक पूरी तरीके से समझ जाता है कि पिंगल वत्स जी मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है कि जब अशोक गार्डन की ओर आ रहा होता है तब अशोक को रास्ते में मंत्री राधागुप्त मिल जाते हैं, जो कि उसी ओर जा रहे होते हैं जहां पर गार्डन होता है। और मंत्री राधागुप्त अशोक को हाथी पर बिठा लेते हैं और उसे गार्डन में छोड़ देते हैं। इसी बात से अशोक को समझ आ जाता है कि पिंगल वत्स जी मेरे ही बारे में बात कर रहे थे और मैं ही इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी होऊंगा। और यही बात अशोक महल में जाकर अपनी मां को भी बताता है। लेकिन यहां सिर्फ अशोक का मानना काफी नहीं था मेरे यारों, क्योंकि अशोक के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था स्वयं उसके पिता महाराज बिंदुसार, जो कि अशोक को तो पसंद करते ही नहीं थे और साथ ही साथ वे अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को मगध का साम्राज्य देना चाहते थे। अब यहीं पर वह समय आता है जब मगध में ही स्थित तक्षशिला में विद्रोह छिड़ जाता है और राजा बिंदुसार को बहाना मिल जाता है कि अशोक को वे पाटलिपुत्र से दूर भेज सकें। फिलहाल राजा बिंदुसार यहाँ पर अशोक को एक बहुत बड़ी सेना तो देते हैं, जिसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सेना तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन राजा बिंदुसार इन्हें अस्त्र शस्त्र नहीं देते हैं। और जब इस बात का पता अशोक को चलता है कि राजा बिंदुसार ने उनकी सेना को अस्त्र शस्त्र नहीं दिए हैं, तो वह कहता है, अशोक कहता है कि अगर राजा बिंदुसार के पुत्र अशोक में सामर्थ्य है तो यह धरती फटेगी और सभी को अस्त्र शस्त्र मिल जाएंगे। और यहीं पर फाइंडस अशोक बदान में लिखा हुआ है कि धरती फटती है और अशोक की सेना को अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं। पर यहाँ पर गजब की बात तो यह होती है कि जब अशोक तक्षशिला पहुंचता है तो वहां का विद्रोह ऑलरेडी शांत हो चुका होता है। वहां के लोग अशोक का स्वागत फूलों के साथ करते हैं और अशोक से कहते हैं कि हमारा यह विद्रोह तो सिर्फ यहाँ के बुरे मंत्रियों के खिलाफ था, ना कि राजा बिंदुसार के खिलाफ। अच्छा, अब होता क्या है कि राजा बिंदुसार जब अशोक की यह सफलता देखते हैं तो वह उसे मगध की गद्दी से दूर उज्जैन का गवर्नर बना देते हैं, ताकि अशोक वहीं उज्जैन में व्यस्त रहे और यहाँ पर राजा बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को मगध का साम्राज्य सौंप दें। फिलहाल यहाँ तक सुसीम के राजा बनने की राह बिल्कुल आसान थी, जिसे वह स्वयं अपनी एक गलती से मुश्किल बना लेता है। सुसीम एक बार राजा बिंदुसार के ही दरबार में मौजूद एक टकले मंत्री के सिर पर मजाक मजाक में तपाक से देता है। इससे उस मंत्री का दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचता है कि सुसीम अभी मजाक मजाक में मेरे टकले पर मार रहा है और अगर यह राजा बन जाएगा, आगे चलकर यह राजा बन जाएगा, तो शायद यह भी हो सकता है कि यह मजाक मजाक में तलवार ही घोंप दे। अब मंत्री बेहद ही स्मार्ट था, उसने अपने ही दरबार के 500 मंत्री को साथ में लिया और सुसीम के खिलाफ खड़ा कर दिया और उसने अशोक को राजा बनाने की सोच ली। और यहीं पर सुसीम की किस्मत भी खराब रहती है, जहां तक्षशिला में फिर एक बार विद्रोह शुरू हो जाता है और इस बार राजा बिंदुसार सुसीम को ही तक्षशिला का विद्रोह शांत करने के लिए भेजता है। लेकिन सुसीम विद्रोह शांत नहीं कर पाता है और इसी बीच राजा बिंदुसार की तबीयत बेहद ही खराब हो जाती है और तभी राजा बिंदुसार यह ऑर्डर देता है कि सुसीम को तक्षशिला से वापस बुला लिया जाए और वहां पर अशोक को भेज दिया जाए। हालांकि कुछ मंत्री जो राजकुमार अशोक को सपोर्ट करते हैं, वे राजा बिंदुसार के पास जाते हैं और राजा बिंदुसार से झूठ बोल देते हैं कि अशोक स्वयं अभी बीमार है और वो तक्षशिला नहीं जा सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि वर्तमान समय में अशोक को मगध का राजा घोषित कर दें और जब सुसीम यहाँ पर आएगा तो आप राजगद्दी उसे दे दीजिएगा। लेकिन राजा बिंदुसार ऐसा करने से मना कर देते हैं और सख्त ऑर्डर देते हैं कि आप सुसीम को तुरंत ही वापस बुलाएं। अब सुसीम तक्षशिला से वापस आ ही रहा होता है कि इसी बीच राजा बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और यह समय देखकर अशोक स्वयं को अपने आप को मगध का राजा भी घोषित कर देता है। अब लेकिन सुसीम वापस आ रहा है तो इसकी चिंता अशोक और राधागुप्त को हो जाती है कि जैसे ही सुसीम यहाँ पर वापस आएगा तो वह युद्ध जरूर लड़ेगा और मगध का राजा बनने की कोशिश करेगा। और इसी बीच राधागुप्त, जो कि अशोक के दरबार के सबसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं और सुसीम को जलते हुए कोयले में फंसाकर मरवा देते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राजा बिंदुसार की मृत्यु साल 272 ईसा पूर्व में होती है, लेकिन अशोक राजा बनता है साल 268 ईसा पूर्व में। महावंशा और दीपावंशा में ऐसा कहा गया है कि इन 4 सालों में राजा ने अपने 99 भाइयों का, मतलब कि अशोक ने अपने ही स्वयं के 99 भाइयों का कत्ल कर अंदरूनी खतरों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और अपना रास्ता साफ कर लिया था। और फाइनस यहीं से अशोक की क्रूरता
का भी सफर शुरू होता है। अब प्रजा उसे देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक के नाम से पुकारती है और साथ ही साथ प्रजा अब उसे चंडाशोक और कामाशोक के नाम से भी जानने लगती है। चंडा अशोक क्यों? क्योंकि अशोक की क्रूरता के किस्से अनेक हैं। कहा जाता है कि एक बार अशोक ने स्वयं अपने हाथों से 500 मंत्रियों के सिर कलम कर दिए थे और ऐसा भी कहा जाता है कि उसने एक जेल भी बनवा रखी थी जो देखने में तो बाहर से बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कैदियों को तरह तरह तरीके से प्रताड़ित करके मारा जाता था। अशोक ने यहाँ पर ग्रीका नाम के एक जल्लाद को फिक्स कर रखा था जिसे भयंकर ही आइडिया था कि कैदियों को किस किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और अशोक कामाशोक इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने अपने हरम में हजारों स्त्रियों को रख रखा था। एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ स्त्रियों ने उसे छूने से मना कर दिया था। इससे अशोक का दिमाग खराब हो जाता है और वह उन स्त्रियों को जिंदा जलवा देता है। फाइंडर्स, यहाँ पर भी अशोक की क्रूरता के किस्से खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अपने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग के युद्ध के बाद उसकी यह क्रूरता खत्म हो जाती है। जब अशोक देखता है कि कलिंग के युद्ध के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, तो उसे अपनी ही क्रूरता से घृणा होने लगती है और वह सोचता है कि अब वह यह मारकाट खत्म कर देगा और अपना राज्य धम्म के जरिए फैलाएगा। फाइंडर्स, यहाँ धम्म का मतलब होता है धर्म, और अशोक अपने धम्म में सबसे ज्यादा मान्यता देता है नैतिक आचरण को। और फाइंडर्स, यहीं से चंडा अशोक और कामा अशोक धम्मा अशोक कहलाने लगता है। अब धम्मा अशोक का कहना था कि सभी संप्रदायों की मूल भावना का प्रचार प्रसार हो और कोई भी किसी और धर्म की बुराई ना करे, और यदि बुराई करे तो उसे एक लिमिट में रहकर करे। अशोक ने लोगों की मदद के लिए अब सड़क के किनारे बरगद और आम के पेड़ भी लगवाए और गली गली में जहां जहां पर कुएं भी खुदवाए और रेस्ट हाउस भी बनवाए जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। लेकिन अशोक के भलाई के काम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थे। उसने पशु पक्षियों के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई और साथ ही साथ शाही किचनों में किसी भी जानवर को मारने पर भी रोक लगा दी। फाइनर्स, इसी कारण लोग अब सिर्फ अशोक को जानते नहीं थे बल्कि अब लोग अशोक को मानने लगे थे, और यही कारण है कि आज के इतिहासकार भी राजा अशोक को सबसे अच्छा राजा मानते हैं जिसने लोगों की भलाई के लिए उस जमाने में अनेकों कार्य किए थे। यह तो हमें पता ही है कि राजा अशोक का साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो कि आज के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को छोड़कर पूरे भारत को मिलाकर आज के अफगानिस्तान, आज के बांग्लादेश और आज के ईरान को अपने आप में समेटे हुए था, जिसे अशोक ने बाद में अपनी विनम्रता से फैलाया था। फाइंडर्स, यहाँ अशोक की इस गाथा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नाम बनाने के लिए आपको विनम्र रहना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हिटलर भी क्रूर था लेकिन आज हम सिर्फ उसे जानते हैं, लेकिन अशोक विनम्र था इसलिए आज हम अशोक को मानते हैं। हम अशोक को क्यों मानते हैं, अब इस बात को भी समझ लेते हैं। क्योंकि फाइंडर्स, उस समय में अशोक ने ही सबसे पहले नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बनवाए थे, जहां पर दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ शिलालेख और स्तंभ लेख बनवाने का श्रेय भी राजा अशोक को ही जाता है। और इन सब के अलावा भारत के तिरंगे पर जो चक्र बना हुआ है वह भी अशोक के सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है, इसलिए उसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। और हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। फाइंडर्स, सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने अपनी अंतिम सांस साल 232 ईसा पूर्व में ली थी। उन्होंने लगभग 36 साल तक मगध पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, हम अशोक से क्या सीख सकते हैं कि विनम्रता क्रूरता से बड़ी होती है, क्योंकि आज हम अशोक को सिर्फ उसकी विनम्रता के कारण पहचानते हैं और मानते हैं, ना कि उसकी क्रूरता के कारण। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अशोक की इस प्रेम, सहिष्णुता, सत्य और अहिंसावादी जीवन गाथा को आगे जरूर पहुंचाएंगे। और यदि अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और की महागाथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।